इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी भाषा में आधारभूत प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स अर्थात अक्षर श्रृंखलाएं सी में वो अक्षर श्रृंखलाएं होती हैं जो डबल कोट्स के बीच में लिखी जाती हैं, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ एक फंक्शन होता है और ये डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसका मान आप एक बार लिख दिया तब उसके बाद आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये अचर होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये 3 उदाहरण लिखे हुए हैं प्रिंटफ फंक्शन के, जिसके माध्यम से हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स प्रिंट कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, देखते हैं वो प्रोग्राम का प्रभाव क्या होता है। यहां 2 विंडोज मैंने बनाई हुई हैं और इन दोनों विंडोज में एक विंडो में तो मैंने ये रखा हुआ है, इस तरफ मैंने रखा है सोर्स कोड और इधर इसको पहले से कंपाइल करके मैंने स्रोत प्रोग्राम को रखा है ताकि हमें आउटपुट दिखाई दे सके। तो आप देखिए यहां पर इसे हम कहते हैं हेडर फाइल, इंक्लूड फाइल हैश इंक्लूड stdio.h या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ऐसे हम याद रख सकते हैं उसको। ये स्टैंडर्ड मानक हेडर फाइल है क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको पढ़ता है। किसी अन्य वीडियो में इसके विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक बात और, यह प्रिंटफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी ये मानक फंक्शन है। किसी भी सी कंपाइलर में प्रिंटर का सभी सी कंपाइलर्स में प्रिंटफ फंक्शन का उपलब्ध होना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात, सारे कथन या स्टेटमेंट सी भाषा में अंत में सेमीकोलन पर या अर्धविराम पर समाप्त होते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थिति आती है कि जहां हम 2 सर्पाकार कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं और एक कोड ब्लॉक बनाते हैं, वो बात और है और उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि सी भाषा में हर कथन अर्धविराम पर समाप्त होता है, इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। अब इस तरफ मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं इस वीडियो के लिए, देखिए। सो सबसे पहले न्यू लाइन, देखिएगा आप कि प्रथम प्रिंटफ फंक्शन लर्न सी इसने लिखा है, तो इसने यहां पर लर्न सी प्रिंट कर दिया है मॉनिटर पे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, सो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ प्रिंट किया है, तो लर्न सी उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन अगले प्रिंटफ फंक्शन का आउटपुट उसने उसी लाइन में दे दिया। ये वैसे नहीं है जैसे पाइथन में होता है कि न्यू लाइन कैरेक्टर अपने आप ही आ जाता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर न्यू लाइन कैरेक्टर \n हमें स्वयं लिखना होगा, \n, इसको हम न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। और अगला प्रिंटफ जो है इसने लर्न \n, तो अगली पंक्ति में चला गया और सी को उसने अगली पंक्ति में भेज दिया। तो \n है न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसका प्रभाव हम पुराने मैनुअल टाइपराइटर होते थे उनसे भी हम काफी हद तक समझ सकते हैं कि वो क्या होते थे। तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर दो कैरेक्टर्स में 2 कंट्रोल कोड से बदलता है, कैरेज रिटर्न और लाइन फीड। तो एक बात तो है कि इसमें डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं होता है, और एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिसे हमने ये लिखा ना यहाँ पे प्रिंट लर्न \n c, तो इसमें बैकस्लैश है, इसको हम एस्केप अक्षर है, एस्केप कैरेक्टर कहते हैं, और \n को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। देखिए अब मैनुअल टाइपराइटर है, यहां पर पुराने जमाने में प्रयोग में आता था,
तो इसमें ये जो भाग है इसको हम कहते हैं कैरेज। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था में यह सबसे आखिरी के कोने में होता है, दाहिनी तरफ होता है, ताकि जो प्रिंट हेड है उसका अलाइनमेंट कैसे होगा, वो पृष्ठ के फर्स्ट पोजीशन पे होगा, यानी बाईं तरफ से वो प्रिंट करना प्रारंभ करेगा। और जैसे जैसे हम प्रिंट करते जाते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसको हम थोड़ा ऊपर घुमाते हैं तो पेपर जहां हम यहाँ फंसाते हैं तो वो स्क्रॉल होके प्रिंट हेड के सामने आ जाता है। तो जब हम प्रिंटिंग प्रारंभ करते हैं तो सबसे बाएं से प्रारंभ होती है, और जैसे जैसे आप की प्रेस करते जाएंगे ये कैरेज जो है थोड़ा थोड़ा इस तरफ घूमता जाएगा, और जब आप आखिरी में पहुंचेंगे, पृष्ठ के आखिरी में दाहिने कॉर्नर किनारे पहुंचेंगे तो ये कैरेज पूरा बाईं तरफ चला जाएगा। अब आपको अब और कुछ प्रिंट करना है तो आप चाहते हैं कि या तो आप पेपर को इस रोलर के थ्रू आप थोड़ा सा वो करें, मूव करें, घुमाएं, या ये लीवर को हम नीचे की तरफ घुमाते हैं। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो दाहिनी तरफ ले जाना है कैरेज को, तो जब हम दाहिनी तरफ इसको ले जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। फिर दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो उसको कहेंगे कैरेज रिटर्न, और आप यदि फिर प्रिंट करेंगे तो उसी लाइन पे प्रिंट करेगा। लेकिन हमें अगली लाइन में प्रिंट करना है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे दबाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये रोलर थोड़ा घूमता है और पृष्ठ जो है अगली पंक्ति में प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब हम इसे वापस घुमाया तो इसे वापस ले गए कैरेज को, तो उसे कैरेज रिटर्न, और जब लीवर को नीचे दबाया तो समझ लीजिए लाइन फीड, ये इसका प्रभाव होता है। तो बैकस्लैश एन के दो प्रभाव होते हैं। एक तो होता कैरेज रिटर्न, इससे कर्सर उसी पंक्ति की प्रथम पोजीशन पे आ जाता है, और लाइन फीड में जहां पर कर्सर है उसी पोजीशन से अगली लाइन में चला जाता है। अब देखिए ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग भाषा सपोर्ट करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका सिंगल कोट प्रिंट करना हो तो बैकस्लैश के साथ कीजिए प्रिंट एफ के अंदर, डबल कोट बैकस्लैश ही प्रिंट करना है तो 2 बार बैकस्लैश का प्रयोग करिए। न्यू लाइन कैरेक्टर हम देख चुके हैं, ये है कैरेज रिटर्न। और ये फॉर्म फीड और वर्टिकल टैब, इन दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होता है। और मुझे अच्छे से याद है जब हम प्रिंट करना चाहते थे प्रिंटर पे फॉर्म फीड के माध्यम से, तो फॉर्म फीड का असर ये होता था कि प्रिंटिंग इसके बाद अगले पृष्ठ से होती थी। पिछला पृष्ठ वो पूरा छोड़ देता था बचा हुआ भाग, और अगले पृष्ठ के प्रारंभ से वो प्रिंट करता था। लेकिन अभी मॉनिटर पे हम प्रिंट करते थे बैकस्लैश एफ और बैकस्लैश वी का प्रभाव सेम होता है। और ये है बैक स्पेस। बेल कैरेक्टर, पहले डॉस डेज में बेल कैरेक्टर जब आप प्रयोग करते थे तो पर्सनल कंप्यूटर के स्पीकर पे एक बीप की ध्वनि उत्पन्न होती थी, लेकिन आजकल इसका कोई प्रभाव नहीं है और हम इसका प्रयोग भी नहीं करते। ये बैक स्पेस है, इसका प्रभाव वही होता है जो हम बैक स्पेस की या कुंजी दबाने पे कीबोर्ड पे जो उसका प्रभाव होता है वही इसका भी प्रभाव होता है। हॉरिजॉन्टल टैब, ये जैसे वर्टिकल टैब है उस तरह से हॉरिजॉन्टल टैब उसी लाइन में कुछ स्थान छोड़ता है, उसको भी हम कुछ देर में देखेंगे। ये है ऑक्टल कोड, 3 डिजिट्स होती हैं ऑक्टल वैल्यू। किसी भी एस्केप सीक्वेंस की या आस्की कोड की ऑक्टल वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ है उसी का हेक्साडेसिमल डिजिट लिख सकते हैं। सो इसका हम देखते हैं कि हम इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब मैंने एक और प्रोग्राम बना के रखा है, तो पहले इसको मैं बाहर आ जाता हूँ और देखिए प्रोग्राम बनाया था मैंने एस्केप सीक्वेंस का नैनो, और इसको हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, तो जैसे कि स्पष्ट है कि ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि सिंगल कोट को हम कैसे प्रिंट करते हैं। और एक बार ये देखिएगा मैंने हर प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन लिखा ताकि अगली प्रिंटिंग अगली लाइन में हो। तो ये देखिए जब आप यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे बैकस्लैश एन सिंगल कोट ऐसे प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए सिंगल कोट यहाँ पर प्रिंट हो गया। इसी तरह से डबल कोट
हमने किया प्रिंटिंग डबल कोट, तो ये बैक स्लैश डबल कोट, तो ये डबल कोट प्रिंट हो गया है, यहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट हो गया है। बैक स्पेस का प्रभाव आप देख लीजिए, ठीक है, ये बैक स्पेस, तो ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, LEARN बैक स्लैश BC, तो देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, देखिए बैक स्पेस का प्रभाव ये हुआ, LEARN उसने प्रिंट किया है, लेकिन बैक स्पेस के कारण वो वापस एक कैरेक्टर आया और वहां पर उसने C प्रिंट कर दिया। तो बैक स्पेस का प्रभाव वही होता है जैसे आपने एक आखिरी कैरेक्टर अक्षर को आपने मिटाया और उसकी जगह दूसरा लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसका कैरेज रिटर्न, प्रिंट एफ, सॉरी कैरेज रिटर्न, सो ये प्रिंट एफ लर्न बैक स्लैश RC, देखिए कैरेज रिटर्न के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है और बैक स्लैश R, सो यहां उसने क्या किया, LEARN किया, और जैसे ही उसको बैक स्लैश R कैरेक्टर मिला, इसको जैसे ही बैक स्लैश R कैरेक्टर मिला इधर पर, तो कर्सर कहां चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो उसने क्या किया, ये प्रिंट किया पहले LEARN, फिर कर्सर गया वापस उसी पोजीशन पे और नेक्स्ट कैरेक्टर से प्रिंट किया, तो नेक्स्ट कैरेक्टर था C, तो उसने प्रिंट कर दिया C, तो उसने फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया। ये इसका कैरेज रिटर्न का प्रभाव। फॉर्म फीड नहीं दिया था हमने, कैरेज रिटर्न के साथ फॉर्म फीड देते तो वो अगली लाइन में प्रिंट करता। अब देखिए आप इसका प्रभाव फॉर्म फीड का, ये देखिए फॉर्म फीड, इसका प्रभाव क्या होगा, लर्न बैक स्लैश FC, तो फॉर्म फीड का ही प्रभाव होगा लर्न। अब अगला कैरेक्टर कहां प्रिंट होना था, N के बाद, तो पोजीशन वही रहेगी लेकिन फॉर्म फीड है, लेकिन लाइन बदल जाएगी, अगली लाइन में उसने C प्रिंट कर दिया। वर्टिकल टैब का भी यही प्रभाव होता है, वो उस कैरेक्टर को वहां प्रिंट करने की बजाय अगली लाइन में प्रिंट कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग है ये लर्न बैक स्लैश T बैक स्लैश C बैक स्लैश T टुडे बैक स्लैश N। अब देखिए यहां ऐसा लगता है कि इन दो बैक स्लैश T का प्रभाव अलग अलग हो रहा है, इनके बीच में 3 स्ट्रिंग्स हैं, अक्षर श्रृंखलाएं, उनके बीच में जो स्पेस आया है वो अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। सी भाषा क्या करती है कि पुराने यूनिक्स की तरह ही काम करती है बैक स्लैश T के संदर्भ में, वह हर बैक स्लैश T के बाद अगला कैरेक्टर, अगला अक्षर कहां प्रिंट करेगी, जो कि उस स्थान पर होगा जो 8 के मल्टीपल में होगा। तो अगला अक्षर प्रिंट होगा 9वें स्थान पर या 17वें स्थान पर या 25वें स्थान पर इत्यादि। सो देखिए हम उसका प्रभाव देखते हैं, देखिए देखिए यहां पर मैं जैसे इसको इधर ले जाऊं तो J जो है L के नीचे है यहां पर, सो काउंट कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वें स्थान पर C प्रिंट हो गया। 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वें स्थान पर कैपिटल T प्रिंट हो गया, ठीक है। सो इस तरह हम देखते हैं कि हम इस प्रकार से बैक स्लैश T या हॉरिजॉन्टल टैब बोला जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर है कुछ और कंट्रोल कोड्स, जितने कंट्रोल कोड्स हैं जिनका आस्की कोड 32 से कम है उन्हें हम कंट्रोल कोड कहते हैं। और इसमें से जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में काम करते हैं वो देखें, पहचान जाएंगे इनको, नल, स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट, फिर हो गया पर डेटा लिंक एस्केप, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इनका प्रयोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है, लेकिन हम उनकी चर्चा भी यहां नहीं करेंगे। हमारी रुचि है इन आस्की कोड्स में, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी, बैकस्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, लाइन फीड, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड, कैरेज रिटर्न, ये हमारे काम के जिनके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी। अब इसके बाद ये इसमें मैंने एक स्लाइड ये वाली, और ये देखिए आप
इसमें सारे आस्की कोड्स, प्रिंटेबल आस्की कोड्स कहते हैं, जैसे ये 2032 स्पेस बार उसके लिए है, और जो दशमलव पद्धति में जो शून्य होता है उसका आस्की कोड 30 हेक्साडेसिमल है। यहाँ पर स्थान बचाने के लिए मैंने ऑक्टल इक्विवेलेंट उनके नहीं दिए हैं। जैसे कैपिटल ए है, ये 41 हेक्साडेसिमल या 65 डेसिमल नंबर है। लोअर केस लेटर है 97 डेसिमल नंबर या 61 हेक्साडेसिमल। बैकस्लैश आपको प्रिंट करना है तो आप सीधे 5C कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि हम इसके इक्विवेलेंट, मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको पहले इससे बाहर आ गए और nano, ये देखिए ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और इधर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, अब पहली लाइन मैंने क्या लिखी है यहाँ पर, पहली लाइन मैंने लिखी है वो हैश इंक्लूड stdio.h एक्सेट्रा, और पहला printf learn लर्न \x0d, इस तरह से हम हेक्सा कोड लिखते हैं। \x यानी हेक्स डिजिट और आगे 2 हेक्साडेसिमल डिजिट लिखते हैं। तो 0d है कैरेज रिटर्न के लिए और 0a है लाइन फीड के लिए। ओके, और मैंने क्या किया जानबूझ के, इधर x43 ये कैपिटल C का हेक्स कोड है, 41 कैपिटल A, 42 कैपिटल B, 43 कैपिटल C। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट किया, लर्न प्रिंट किया पहली लाइन में, फिर कैरेज रिटर्न लाइन फीड का असर क्या हुआ, अगला कैरेक्टर अगली लाइन के पहले पोजीशन पे प्रिंट होगा जो कि उसने C प्रिंट कर दिया, और बैकस्लैश n से तो कर्सर फिर अगली लाइन में चला गया। ठीक है, यहां पर आ गया इस जगह पर। अगले प्रिंटफ ने क्या किया, लर्न, इसको मैंने ऑक्टल में लिख दिया, 3 डिजिट्स हैं, बैकस्लैश ऑक्टल डिजिट्स होना चाहिए तीनों, 015 आपका कैरेज रिटर्न का कोड है, 012 लाइन फीड का है। तो इसने क्या किया, लर्न प्रिंट किया और कैरेज रिटर्न लाइन फीड से कैरेक्टर को दूसरी जगह, यहां मैंने कैपिटल C डायरेक्ट लिख दिया, सो कैपिटल C उसने प्रिंट कर दिया, और बैकस्लैश n के कारण यहां पर वो अगले पोजीशन पर आ गया। अब आखिरी देखिए, आखिरी प्रिंटफ, इसमें सारे हेक्साडेसिमल कोड दे दिए मैंने, जैसे \x4c कैपिटल L का हेक्स कोड है, \x65 लोअर केस लेटर E का है। इस तरह से चलते चलते आप ये देखिए x20 ये 32 डेसिबल हो गया, विच इज स्पेस कैरेक्टर, तो एक स्पेस आ गया जहां इसने यहां पे एक स्पेस किया, इधर देखिए आप लेफ्ट साइड, और ये कैपिटल C का x43। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम चाहें तो बिना सिंबल को यूज किए सारा हेक्स कोड में या ऑक्टल में या सारे सिंबल के फॉर्म में या इन सब के मिश्रण का प्रयोग करके भी हम आधारभूत प्रिंटिंग C प्रोग्रामिंग भाषा में कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।